तो बच्चों स्वागत है सभी का फिर से एक बार बाइट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में। तो आज है हमारी बिगनिंग न्यूमेरिकल्स की। हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो क्वेश्चंस अभी तक हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए। तो एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस जो अभी तक हुए हैं उन एग्जामिनेशंस में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्योंकि करना क्या है कि बेटा थियोरेटिकल पार्ट तो हमने बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया, लेकिन बात यह आती है कि थियोरेटिकल पार्ट के साथ साथ हमें न्यूमेरिकल्स को भी देखना है। तो उन्हीं न्यूमेरिकल्स में आज हम लेके आए आप लोगों के लिए पीवाईक्यू सीरीज के मतलब ये न्यूमेरिकल्स हम वहां पर वो सॉल्व करेंगे जो न्यूमेरिकल्स अभी तक एमपी बोर्ड के एग्जामिनेशंस में आए हैं और पूछे गए। तो हो सकता है कि वो अगले आने वाले हमारा जो एग्जाम आने वाला है कुछ दिनों बाद 2026 एग्जामिनेशन एमपी बोर्ड उसमें भी पूछे जाएं। तो कोई बात नहीं, हम उसी पर्सपेक्टिव और उसी पैटर्न के हिसाब से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दे रहा है वो दे रहा है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। किसे दे रहा है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर का जो टाइप हमें दिया गया है इस टाइप का अगर हमें क्वेश्चन बनता है तो कैसा बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो 2018 में आया है एमपी बोर्ड में, 2023 में आया है, तो बेटा हो सकता है 2026 में भी आ जाए, इसकी आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर हम देखते हैं कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है, क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी और क्या क्या हमें दिया गया है। चलिए देखते हैं कि अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, कि एक किसी कंडक्टर से 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो हमें क्या दे दिया गया है कि सर अगर हम सबसे पहले नोट कर लें गिवन, तो हमें दिया गया है करंट दैट इज कि 5 एम्पियर हमें करंट फ्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.2 टेस्ला। अब एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये रखा गया है जिस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है कि सर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहां पर हमें दे दी गई है 0.2 टेस्ला। ठीक है, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.4 मीटर। कि कंडक्टर की लेंथ क्या है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो अपना कंडक्टर है उस कंडक्टर की लेंथ हमें दे दी गई है 0.4 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें लेंथ देने का काम किया गया है वो लेंथ हमें दे रहा है कि 0.4 मीटर। अब बोल रहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, कि कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स बताइए कि क्या फोर्स लगेगा कंडक्टर पे। तो कोई बात नहीं, आपको हिंट के लिए बता देता हूं कि जो फोर्स लगेगा वो लगेगा B इंटू आई इंटू एल। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, कि हम यहाँ पर निकाल पाएंगे कि इस कंडक्टर पे यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। हमें यहाँ पर करंट दे दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे दी गई है और लेंथ दे दी गई है। अब आपके पास एग्जैक्टली 20 सेकंड्स का मैं टाइम दे रहा हूं और इन 20 सेकंड्स में यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और उसके बाद आपके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डाल देना है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके बिना देरी के अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालना है हमें। ठीक है, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए अब जिन जिन बच्चों ने अपना आंसर डाल दिया है चलिए चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है भी या नहीं। तो हमने क्या बोला कि टू फाइंड द फोर्स वी हैड द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू B I L, जहां पर हमें B इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी दी गई है कि 0.2 टेस्ला। तो 0.2 मल्टीप्लाई I मींस करंट दैट इज 5 एम्पियर इंटू लेंथ, लेंथ हमें दिया गया 0.4 मीटर तो 0.4। चलिए मल्टीप्लाई कर लें कि 2 5 जा 10 और इंटू 0.4 और 4 10 जा 40 और एक नंबर के बाद आ जाएगा पॉइंट। कि सर क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं। तो बेटा अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमने जब 2 5 जा 10 किया था तो एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर था तो 0 के आगे पॉइंट लग जाएगा दैट इज 1.0। अब 1 4 जा कि सर 1 4 जा आ जाएगा 4, एक पॉइंट इसका एक पॉइंट इसका। तो मतलब कि सर पीछे क्या लग रहा है, पीछे लग रहा है 0, क्योंकि 4 0 जा 0 और 4 1 जा 4 और एक और 2 पॉइंट हमारे पास हैं तो 1 और 2 यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाएगा दैट इज 0.4। तो हमारी फोर्स क्या आ गई कि सर हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई 0.4 के इस पूरे कंडक्टर पे 0.4
का फोर्स लग रहा है। तो इस तरह से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जब भी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे तो याद रखना इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि F इज इक्वल्स टू बी इंटू आई इंटू एल के मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, करंट एंड लेंथ will gives you the force applying on the conductor। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन 2018 में आया है, 2023 में आया है, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो इसको थोड़ा देखकर चलना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, दैट इज ऑन द टाइप ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कि ये क्वेश्चन हमें फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के बेसिस पर दिया गया है। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल के बेस पर अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है तो क्या बोला गया है हमसे बोला गया है कि अ कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, एक कंडक्टर जिसमें कितना करंट है कि एक कंडक्टर जिसमें 3 एम्पियर का करंट है, कितना है कि 3 एम्पियर का करंट है, प्लेस्ड एट राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 0.5 टेस्ला। कि एक कंडक्टर जिसमें 3 एम्पियर का करंट है वो क्या किया गया कि उसको राइट एंगल पर रखा गया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी थी कि 0.5 टेस्ला। तो कोई बात नहीं, जो हमें दिया गया है सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं। क्या सर, जो हमें गिवन है हम पहले उसको नोट करते हैं। तो हमें क्या गिवन है कि हमें दिया गया करंट इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर, देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B इज इक्वल्स टू 0.5 टेस्ला। उसके बाद इफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 20 सेंटीमीटर, कि अगर कंडक्टर की इफेक्टिव लेंथ, कंडक्टर की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, देन कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कि उस पर क्या फोर्स लगेगा हमें ये बताइए। तो हमें करंट 3 एम्पियर दे दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे दी गई है, लेंथ दे दी गई है, पूछा जा रहा है कितना फोर्स लगेगा। तो अभी अभी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन करके आए हैं, तो बिना देरी किए फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो चलिए चेक करते हैं। So the timing of 20 seconds starts now। चलिए 5 4 3 2 एंड 1 खत्म। देखते हैं क्या दिया गया था कि सर हमसे पूछा गया था, हमसे क्या पूछा गया था, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कितना फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करो। तो हमें फोर्स के बारे में बताना था। तो हमने बताया था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि F इज इक्वल्स टू बी आई एल, जहां पर हमें B कितना दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी दे दी गई है कि 0.5। ठीक है, देन करंट के साथ 3 एम्पियर, देन लेंथ के साथ 20 सेंटीमीटर दी गई है, लेकिन हम तो मीटर में लेते हैं। हम किस में लेते हैं कि सर हम तो मीटर में लेते हैं। तो अगर मीटर में लेते हैं तो 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने पर वो क्या हो जाएगा कि सर उसको हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे कि सर 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिख देंगे 0.2 मीटर। क्या लिख देंगे 0.2 मीटर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2 का। ठीक है, चलिए 5 3 जा कि सर 15 और एक पॉइंट आ गया, मल्टीप्लाई बाई 0.2, 15 2 जा 30, एक पॉइंट इसका 1 2, दैट इज 0.30। मतलब कि सर हमारी जो फोर्स लग रही है वो फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा कि सर फोर्स की वैल्यू आ रही है 0.30। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें देख के चलने हैं। ये क्वेश्चन भी जो है, ये क्वेश्चन भी हमारे एमपी बोर्ड के एग्जाम 2019 और 2022 में पूछा गया है। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इट मींस कि F इज इक्वल्स टू बी आई एल, कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, करंट और लेंथ से संबंधित जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। तो हमें इन पर बहुत सारा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज ऑन द टाइप ऑफ डिपेंडेंस ऑफ फोर्स। डिपेंडेंस ऑफ फोर्स। अब डिपेंडेंस ऑफ फोर्स मतलब कि फोर्स पे अगर हम किसी चीज से डिपेंड हो रहे हैं, मतलब अगर कोई चीज हम मान लें कि पॉइंट कोई एक एलिमेंट ए, एक एलिमेंट बी, अगर एक एलिमेंट ए बी पर डिपेंड है तो इसका मतलब अगर इसमें कुछ कम ज्यादा होता है तो इसमें भी इफेक्ट देखने को मिलेगा।
या फिर अगर इसमें कुछ कम ज्यादा होता है तो हमें इसमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में डिपेंड है। क्या है? ये आपस में डिपेंड है। अगर आपको याद होगा एक साइन हम लोग यूज करते थे, प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरह का कुछ। इसमें क्या होता था कि अगर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होता था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने पर कि वो क्वांटिटी डायरेक्टली उस पर डिपेंड है, मतलब उसके बढ़ने से दूसरी भी बढ़ेगी और एक के घटने से दूसरी भी घट जाएगी। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता था कि अगर एक क्वांटिटी को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी घट जाएगी और एक को घटा रहे हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो चलिए, इस तरह का क्वेश्चन जो होते हैं वो हल्के से लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए हमें फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए। और सिर्फ इसी के लिए क्यों, हमें फॉर्मूले लगभग हर क्वेश्चन के लिए आने चाहिए। चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं हमारे पास, उन फॉर्मूलों को हमेशा एक अलग नोट्स बनाओ। कि हमारे मान लीजिए चैप्टर 2 में 15 फॉर्मूले हैं, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग प्रॉपर्टीज या फिर अलग अलग टॉपिक या हेडिंग्स को लेकर। तो हमने क्या किया कि अलग अलग टाइप्स और अलग अलग टॉपिक्स के जो फॉर्मूलेज हैं उनको हमने हेडिंग वाइज पहले लिख डाला, टाइप कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने पर किस टाइप का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो भाई हमने टाइप डाल दिया, हमने टॉपिक डाल दिया और सामने हमने उसके फॉर्मूला लिख दिया कि इस टॉपिक पे ये फॉर्मूला, इस टाइप पर ये फॉर्मूला। तो हमें एक क्विक रिवीजन नोट्स मिल जाते हैं कि हमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता, सारे डेरिवेशन सारे फॉर्मूलेज नहीं देखने पड़ते। हमारे पास एक क्विक नोट्स होते हैं एक पेज के अंदर कि जहाँ पर हमारे पास 10 से 15 फॉर्मूले जो भी आए हैं वो फॉर्मूले हमें रिवाइज कर लेते हैं और उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं घुमाया जाता, डायरेक्टली ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन या फिर रीजनिंग बेस्ड आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो एक रीजनिंग बेस्ड न्यूमेरिकल है, जहाँ पर बोला गया है कि इफ अ करंट कैरी कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हाउ डज द फोर्स ऑन द कंडक्टर चेंज इफ। चलिए, कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो हाउ डज द फोर्स ऑन द कंडक्टर चेंज, कि कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स कैसे चेंज होगा। यदि करंट को डबल कर दिया जाए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, और यदि लेंथ ऑफ कंडक्टर को आधा कर दिया जाए, दैट इज द सेकंड कंडीशन। तो हमें यहाँ पे दो कंडीशन दे दी गई है। पहली कंडीशन में बोला जा रहा है कि करंट को डबल कर दे तो क्या होगा, अगर हम लेंथ को आधा कर दे तो क्या होगा। तो इन दोनों ही कंडीशन को हमें लॉजिकली इसको जोड़ना है फोर्स के साथ कि क्या कंडीशन बनेगी और किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, कैसा फॉर्मूला था, F इज इक्वल्स टू BIL। क्या फॉर्मूला था कि F इज इक्वल्स टू BIL। तो पहली कंडीशन बोल रहा है अगर हम करंट को डबल कर दें तो क्या होगा। सेकंड कंडीशन पूछ रहा है अगर हम लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ को आधा कर दें तो क्या होगा। तो चलिए बिना देरी किए फिर से 20 सेकंड आपसे लेते हैं और उन 20 सेकंड्स में मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के आंसर्स कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थ्री, टू, 1 एंड 0। चलिए देखते हैं। मैंने बोला कि अगर हम पहली कंडीशन में ये बोल रहे हैं कि हम करंट को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। करंट को डबल कर रहे हैं मतलब F इज इक्वल्स टू BIL था। हमने क्या किया कि हमने I को कर दिया 2I और लेंथ हमारा वही रहा। 2 हम बाहर लेकर आए तो उधर क्या बचा BIL, और ये BIL किसके इक्वल है कि सर F के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं 2 इंटू F, मतलब फोर्स भी कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फोर्स भी कैसा हो जाएगा, डबल। क्यों? क्योंकि हमने करंट को डबल कर दिया। तो अगर कंडीशन बनती है कि इफ द करंट इज डबल देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर विल ऑल्सो डबल, कि अगर हम करंट को डबल करते हैं तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। सेकंड कंडीशन ये बोल रही थी अगर मैं लेंथ को आधा कर दूं, अगर मैं लेंथ को आधा कर दूं तो फॉर्मूला क्या था, F इक्वल्स टू B इंटू आई इंटू एल। हमने क्या किया, हमने लेंथ को B इंटू आई और L बाई 2 कर दिया, लेंथ को आधा कर दिया। कोई बात नहीं, हम क्या L बाई 2 को लिख सकते हैं B इंटू आई इंटू एल इंटू 1 बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 बाई 2 कॉमन लेके बाहर निकाल दो। अगर हम 1 बाई 2 बाहर निकालते हैं तो B इंटू आई
और इंटू एल, और बी आई एल किसको लिख सकते हैं कि बी आई एल मतलब फोर्स, तो हम कह देंगे यहाँ पे कि 1/2 और बी आई एल इक्वल फोर्स। तो फोर्स कैसे हो गई कि फोर्स आधी हो गई, 1/2 हो गई, फोर्स 1/2 के मल्टीपल में आ गई। मीन्स कि जब हम लेंथ को आधा करेंगे तो लेंथ को आधा करने पर हमारी फोर्स भी क्या हो जाएगी, हमारी फोर्स भी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमसे बोला जाए कि किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में लाया, मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाए तो फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम करंट डबल कर दें तो फोर्स डबल हो जाएगी, लेंथ ऑफ कंडक्टर आधा कर दें, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर आधा कर दें तो हमारी फोर्स भी आधी हो जाएगी। इस बात को बहुत अच्छे से जान लेना, समझ लेना। और ये जो क्वेश्चन है वो एमपी बोर्ड ईयर 2021 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है कि अ सोलेनॉइड हैज 200 टर्न्स। क्या पूछा गया है, किस हमसे बोला गया है, यहाँ पे सोलेनॉइड आ गया, क्या आ गया, सोलेनॉइड। अ सोलेनॉइड हैज 200 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। कि एक सोलेनॉइड जिसमें टोटल 200 टर्न्स हो रहे हैं, कितने टर्न्स हैं, इसका 200 टर्न्स हैं और 2 एम्पियर का करंट है उसके पास। व्हाट विल हैपन टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम डबल कर दें या फिर करंट को आधा कर दें। ये जो क्वेश्चन है वो एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2017 2020 ये 2 बार पूछा गया है, 2017 2020, और हो सकता है कि ये इस साल भी आए। और कोशिश ये करना कि यहाँ पर जो टाइप बताए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो लगभग और प्रोबेबली एक्सपेक्टेडली जैसे चाहो वैसे कह लो, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएं। इसके फुल टू फुल चांसेस हैं, क्योंकि ये अभी तक 2017 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, उसके बाद अभी तक नहीं पूछा, तो हो सकता है कि अब ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि अगर सोलेनॉइड 200 टर्न्स ले रहा है, 2 एम्पियर करंट है, तो क्या होगा किस पे, कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या होगा अगर नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दें या फिर करंट को आधा कर दें। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है 20 सेकंड का, ये स्टार्ट, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट स्टार्ट होगा, कोई बात नहीं, हम तो 20 सेकंड से मतलब है, 20 सेकंड लगाएंगे और ये 20 सेकंड स्टार्ट करो। चलिए देखते हैं। तो अगर सोलेनॉइड की बात चल रही थी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखना कि हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स के, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नंबर ऑफ टर्न्स और करंट दोनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, इट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इनटू आई। क्या हम इसको लिख सकते हैं कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत सारा सिंपल हो चुका है और हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर हमने पहले केस में ये बोला कि मैं नंबर ऑफ टर्न्स कर रहा हूं, कैसे, कि सर नंबर ऑफ टर्न्स को मैं डबल कर रहा हूं, एन को 2n कर रहा हूं, एन को 2n, तो कोई बात नहीं, जो हमारे पास b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन को हमने 2n किया, एन को क्या कर दिया कि सर एन को 2n कर दिया और i था, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा कि b एन आई अकेला छोड़ा, 2 बाहर निकाला, और एन आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, तो b और ये 2, मतलब कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी डबल हो जाएगी। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी डबल हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला केस, ये क्लियर। सेकंड केस पे आते हैं कि अगर करंट को आधा कर दिया जाए, अगर हम करंट को आधा कर दें तो क्या होगा, तो चलिए इसको भी देखते हैं कि बी एन आई, बी एन इंटू आई अपॉन 2, बी एन इंटू आई इंटू 1/2, एन आई को हमने ब्रैकेट में लिया, अपॉन में 2 आ गया, ठीक है, मतलब 1/2 लिख दो, कोई बात नहीं, इंटू 1/2, ठीक है, जस्ट अ मिनट,
इसको इरेज कर देते हैं और एन आई की जगह बी लिख सकते हैं इंटू 1/2 और ये हमारा चल ही रहा था। ठीक है, मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में हम करंट को आधा कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कैसे हो जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी 1/2 के मल्टीपल में आ जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी डबल हो रही है, अगर हम करंट को आधा करते हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी आधी हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन विच कम्स इन द ईयर 17 एंड 20। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ऑफ टाइप फ्यूज एंड करंट कैलकुलेशन। फ्यूज एंड करंट कैलकुलेशन, तो देखते हैं इसको। इसमें क्या बोला गया है कि बोला गया है कि एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस वर्क्स एट 220 वोल्ट, कि एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो 220 वोल्ट पे काम कर रहा है 5 एम्पियर का करंट ले रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया कि सर 220 वोल्ट, करंट कितना आ गया 5 एम्पियर। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द अप्लायंस एंड सजेस्ट अ सुइटेबल फ्यूज रेटिंग। हमें जो अप्लायंस है उस अप्लायंस की पावर बतानी है और फ्यूज रेटिंग क्या होनी चाहिए इस अप्लायंस के लिए वो बताना है। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड 2021-2024 में पूछा गया है, 25 में नहीं आया, तो हो सकता है कि ये इस साल पूछा जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मिलते हैं पूरे 20 सेकंड और इन 20 सेकंड्स में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो क्या पूछा गया था, कैलकुलेट द पावर ऑफ द अप्लायंस। भाई पावर क्या लगेगी, तो भाई हमने पढ़ रखा है पावर P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू आई। ठीक है, क्या पढ़ रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस V मल्टीप्लाई बाई करंट I। निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 220 वोल्ट, करंट आ रहा है 5 एम्पियर। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा कि 5 0 0, 5 2 10 का 0 कैरी 1, 5 2 10 का 0 कैरी 1। ठीक है, तो हो जाएगा अपना 11। कोई डाउट, क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया है। तो हमारी पावर क्या हो जाएगी 1100 वॉट, क्या हो जाएगी 1100। अब बोला गया है सजेस्ट अ सुइटेबल फ्यूज रेटिंग। अब हमें एक ऐसे सुइटेबल फ्यूज के बारे में बता दो जो इसके लिए प्रॉपर हो। तो अगर ये अप्लायंस 5 एम्पियर का करंट ले रहा है तो 5 एम्पियर का करंट इस तक पहुंचना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज्यादा ना जाए जिससे खराब भी ना हो, इससे ज्यादा भी ना हो, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई कंडक्टर या कोई भी एक अप्लायंस जिसकी कैपेसिटी मान ले हम 2 एम्पियर की है, हम उसमें लगा रहे हैं 10 एम्पियर का करंट, तो भाई जाहिर सी बात है शॉर्ट सर्किट होना तय है, उसका खराब होना तय है। एक अप्लायंस जिसकी कैपेसिटी 5 एम्पियर है, अगर उसमें हम 5 एम्पियर तक का करंट फ्लो करने देते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन 6 7 8 एम्पियर करंट फ्लो करेंगे तो हो सकता है उसमें डैमेजेस हो सके। तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो 5 एम्पियर को छोड़ते हुए हम यहाँ पर 6 एम्पियर का कम से कम फ्यूज ले लेंगे, जिससे हमारे अप्लायंस में कभी कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 on the type of domestic circuit, which is on the type of domestic circuit, and the question is an electric oven of power 2 kilowatt is connected to 2220 volt supply। कि एक अगर इलेक्ट्रिक ओवन को 2 किलोवाट जिसकी पावर है उसको अगर हम 220 वोल्ट की सप्लाई लगाते हैं, कितनी 220 वोल्ट की सप्लाई लगाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमें क्या चूज करना है कि कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द ओवन। अब क्या हो रहा है कि हमें पावर दे दी गई है, पावर कितनी दे दी गई है कि 2 किलोवाट। ठीक है, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है 220 वोल्ट। अब बोल रहा है पहले तो ये बताओ करंट क्या होगा, इस कंडक्टर या इस अप्लायंस द्वारा कितना करंट लिया जाएगा, वो करंट निकालो। ठीक है, हम जानते हैं कि पावर
वोल्ट और करंट में जो रिलेशन बनता है दैट इज P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ठीक है, सेकेंड पूछा गया है कि विल अ 5 एम्पियर फ्यूज बी सुइटेबल, गिव रीजन। क्या इसके लिए 5 एम्पियर का फ्यूज सुइटेबल रहेगा? तो भाई 5 एम्पियर का फ्यूज सुइटेबल है या नहीं, इसकी चर्चा हम तब करेंगे जब हमारे पास हमें ये पता हो कि कम से कम उस कंडक्टर में या उस इलेक्ट्रिक ओवन में कितना करंट जा रहा है या वो कितना करंट ले रहा है। जब तक हमारे पास करंट की वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम ये नहीं बता सकते कि उसमें कितना फ्यूज हम इस्तेमाल करेंगे जिससे कि प्रॉपर्ली वो चलता रहे, उसका प्रॉपर्ली ऑपरेशन होता रहे। तो फटाफट से इस क्वेश्चन के लिए भी आपके 20 सेकंड्स स्टार्ट होते हैं और उन 20 सेकंड्स में अपने आंसर्स को फटाफट से भर दीजिए कमेंट बॉक्स में एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए 4 3 2 1 एंड टाइम्स अप। देखते हैं क्या बोला गया है। ये सब बोला गया है कि पावर हमें दे दी गई है 2 किलोवाट। सबसे पहले 2 किलोवाट को एक नॉर्मल यूनिट में कन्वर्ट कर लो। 2 किलोवाट को जब हम नॉर्मल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि 1 किलोवाट में टोटल 1000 वाट होते हैं, तो 2 किलोवाट में हो जाएंगे 2000 वाट। तो P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। हमें I निकालना है तो P अपॉन V इज इक्वल्स टू आई। P कितना है? किसा P हमें दिया गया है 2000 वाट। कितना दिया गया है? 2000 वाट। और वोल्ट 220 इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो 0 से 0 गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? कैसा 200 का डिवाइड करना है 22 से, तो कर देते हैं कि 2 से किया दैट इज 100, 2 से किया 11, 11 बन जा 11, 11 9 जा 99। तो हम कह सकते हैं अराउंड अपना ही चला जाएगा। एक तो ये 9 आ गया, ठीक है, 9 पॉइंट कुछ चला जाएगा। कितना कि सर ये चला जाएगा 9 पॉइंट कुछ करके, हम 9.0 या 9.1 मान लेते हैं। ठीक है, 9.1 मान लेते हैं। चलो इज इक्वल्स टू 5। कितना आ गया कि सर हमारा जो करंट आ रहा है वो 9 एम्पियर के अराउंड आ रहा है। कितना आ रहा है कि 9 एम्पियर के अराउंड हमारा करंट आ रहा है। तो बेटा अगर 9 एम्पियर करंट आ रहा है तो हम तो फ्यूज 5 एम्पियर का ले रहे हैं। 5 एम्पियर का फ्यूज ले रहे हैं, इसका मतलब 5 एम्पियर से ज्यादा करंट उसके लिए सुटेबल नहीं है अगर हम ये फ्यूज लगाते हैं तो। लेकिन उसको तो करंट चाहिए 9 एम्पियर का। अब अगर करंट ही उसको 9 एम्पियर का चाहिए और फ्यूज 5 एम्पियर का लगा दोगे तो वो करंट उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो हमें क्या बताना था कि क्या 5 एम्पियर का फ्यूज यहाँ पे सुटेबल रहेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। 5 एम्पियर का करंट मतलब 5 एम्पियर का फ्यूज यहाँ पे सुटेबल नहीं रहेगा। इसके लिए कम से कम अगर ये 9 एम्पियर का करंट ले रहा है तो हमें यहाँ पर कम से कम 10 एम्पियर का फ्यूज लेना पड़ेगा, तब जाकर वो प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, दैट इज ऑन द टाइप ऑफ शॉर्ट सर्किट न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो कब आया है। कि सर ये क्वेश्चन आया है 2018 और 2023 के एग्जाम में। तो हमसे पूछा क्या गया है कि ड्यूरिंग अ शॉर्ट सर्किटिंग, कि एक शॉर्ट सर्किट के दौरान द करंट इन अ सर्किट बिकम्स वेरी लार्ज, कि जब भी एक शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम पे जो करंट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो करंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ VIR एंड गिव वन न्यूमेरिकल एग्जांपल। बोला गया है कि शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, करंट सर्किट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस स्टेटमेंट को समझाइए और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दीजिए। और इस टाइप का क्वेश्चन 2018 2023 के एग्जाम में अभी तक पूछा गया है। तो इसके लिए भी आपका 20 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। तो फटाफट से 20 सेकंड में अपना आंसर दे दीजिए और फिर हम देखते हैं क्या होगा इसका। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया था कि अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो शॉर्ट सर्किट का मेन रीजन क्या है। तो हम जानते हैं शॉर्ट सर्किट का जो मेन रीजन होता है वो 2 वायर पे कनेक्ट चलता है। अगर हम लाइव वायर ले लें और न्यूट्रल वायर, तो अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों ही कांटेक्ट में आ जाएं कि एक लाइव वायर निकला है एक न्यूट्रल वायर निकला है,
और ये दोनों ही किसी भी कारणवश अगर कांटेक्ट में आ जाते हैं तो कांटेक्ट में आने से क्या होगा कि कांटेक्ट में आने से शॉर्ट सर्किट होगी, जिसके पीछे जो मेन रीजन है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का जीरो हो जाना। क्या हो जाना कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का जीरो हो जाना, ये हमारा मेन रीजन निकल के आता है। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को अगर हम कांटेक्ट में नहीं लाते तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। तो मेन रीजन क्या निकला कि लाइव वायर जब न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आया रेजिस्टेंस जीरो हो गया, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ गई, और करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ने पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अब इसको अगर हम बात करें VIR से लेकर चलते हैं तो V इज फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I इज फॉर करंट एंड R इज फॉर रेजिस्टेंस। अगर हम बात कर रहे हैं कि V इज इक्वल टू IR में अगर R बिल्कुल जीरो हो जाए, मतलब कि रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो गया, तो रेजिस्टेंस जीरो होने पर हम जानते हैं कि जब रेजिस्टेंस बचेगा ही नहीं, कोई रुकावट ही नहीं आएगी, तो करंट फ्लो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और करंट फ्लो ऑटोमेटिकली बढ़ने पर फिर वो अपनी फुल इंटेंसिटी के साथ फ्लो करेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे ही R जीरो हुआ तो वहां पर I की वैल्यू इनफाइनाइट तक पहुंचने की कोशिश करेगी, मतलब जितना करंट को फ्लो कर सकता है उतना करंट वहां पर फ्लो करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। अब क्या बोला गया था कि गिव वन न्यूमेरिकल एग्जांपल। अब इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दीजिए। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि आपको बताना है कि अगर रेजिस्टेंस जीरो होता है तो उस कंडीशन में हम हाईएस्ट करंट लेकर शॉर्ट सर्किट कैसे कर सकते हैं या फिर कैसे शॉर्ट सर्किट होगी। तो दिस इज अ होमवर्क, और यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पहली पॉइंट ही मिल गया हमें। अब अगर वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, एक्सप्लेन व्हाई इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजेस। अब उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट क्यों रहेगी और डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है कि सपोर्ट योर आंसर यूजिंग फोर्स इक्वेशन। अब फोर्स इक्वेशन की हम बात करें कि फोर्स इक्वेशन क्या होती है, कि फोर्स इक्वेशन मैंने देखा था अभी तक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चल रही थी F इज टू बी इंटू आई F इज टू बी इंटू आई इंटू एल, कि बी आई एल का इंटीग्रल मल्टीपल अगर हम देख रहे थे तो वो हमारे यहाँ पे फोर्स की इक्वेशन चल रही थी, जहाँ पर फोर्स क्या था हमारा कि फोर्स जो हमारा कंडक्टर पर लग रहा है बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और आई हम क्या ले रहे थे, आई हम ले रहे थे करंट के लिए, और लेंथ हम ले रहे थे उसकी कंडक्टर की लेंथ। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो ऐसी कंडीशन में उसकी स्पीड कांस्टेंट रहने के साथ साथ डायरेक्शन चेंज हो जाना, इसके पीछे क्या रीजन है। अब इस रीजन को हमें बताना है, तो फटाफट से ये रीजन आपको ये देखना है कि क्या इक्वेशन बनेगी, क्या फोर्स हम लेंगे और किस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है। और ये जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल रीजनिंग के बेसिस पर क्वेश्चन निकल कर आते हैं, और कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे पास आएंगे तो उन क्वेश्चंस को बहुत आराम से और बहुत तरीके से हमें सॉल्व करना है। और याद रखना कि ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन चलते हैं हमारे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के बेसिस पर। तो चलिए देखो क्या हो रहा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर उसकी स्पीड को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, अगर उसकी स्पीड को हम कांस्टेंट ले लेते हैं तो स्पीड कांस्टेंट लेने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई, जीरो। ठीक है, हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल, कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करेगा, और अगर वो डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प कर रहा है तो यहाँ पर जो हमारी फोर्स की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी F इज टू क्यू बी साइन थीटा। ठीक है, क्या बनेगी, जैसे क्यू बी साइन थीटा। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बस एक लॉजिकल क्वेश्चन था जहां पर हमें फोर्स की इक्वेशन बतानी थी और ये बताना था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लगभग जीरो हो रही, कांस्टेंट पे चली गई, और डायरेक्शन चेंज होने के पीछे जो मेन रीजन है वो क्या है, ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंपैरिजन न्यूमेरिकल।
कंसेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन चल रहा है। टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड। अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक ही मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं और जो पहले पर करंट है वो 2 एम्पियर है, दूसरे पर करंट 4 एम्पियर है, तो कंपेयर द फोर्स एक्टिंग ऑन देम, कि दोनों पर क्या फोर्स लगेगा, दोनों पर क्या फोर्स लगेगा। तो अगर हम फोर्स निकालें F इज इक्वल्स टू बी आई एल, बोला भी क्या है कि अदर फैक्टर्स आर सेम, कि बाकी सारे फैक्टर्स कैसे हैं, कि सब बाकी सारे फैक्टर्स सेम है। अगर इसको हम F इज इक्वल्स टू बी इंटू आई एल टू एल से करते हैं तो क्या निकल के आ रहा है कि जो F है वो क्या हो जाएगा कि पहली कंडीशन में B और करंट को हम लेते हैं 2 एम्पियर, ठीक है, और इंटू एल। सेकेंड कंडीशन में एफ बी करंट को हम लेते हैं 4 एम्पियर और लेंथ। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इसका जो फोर्स है वो अराउंड 2 हम मान लें, ठीक है, और इसका जो फोर्स है वो क्या जा रहा है अराउंड 4 BL, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब हमें ये बताना है कि दोनों में कंपेयर करना है कि क्या कंडीशन बनेगी। आपके सामने मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया है, लास्ट मोमेंट पे बस आपको अब ये बताना है कि कंडीशन क्या बनेगी और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व, फिर हम बढ़ जाएंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर और फिर हमारी सीरीज फिनिश स्टार्ट। चलिए देखो क्या बोला गया था कि यहाँ पर जो फोर्स हुआ कितना हो रहा है 2, यहाँ का फोर्स कितना हो रहा है 4। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, इसको हम F1 मान लें, इसको F2 मान लें, तो हमारा क्या निकला कि F1 अपॉन F2, F1 कितना जा रहा है 2, F2 जा रहा है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब कि F1 अगर 1 है तो F2 हमारा कितना हो गया 2, मतलब एक फोर्स दूसरे फोर्स का 2 गुना है, एक फोर्स इसका क्या हो गया डबल हो गया। द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, कि अगर 2 एम्पीयर करंट डालेंगे और 4 एम्पीयर करंट डालेंगे तो दोनों में क्या अंतर आ रहा है कि एक फोर्स दूसरे का डबल हो जाएगा। इसको हम और सिंपल वे में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो क्या बनेगी कि सर हमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज ना करें तो अगर डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज नहीं करना है तो और सिंपल हम ले सकते हैं रेशियो के फॉर्म में। किसमें कि सर इसको हम रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम फोर्स F1 मान लें उसका करंट I1, फोर्स F2 उसका करंट I2, ठीक है। F1 फोर्स पे हमने करंट लगाया 2, F2 फोर्स पर हमने करंट लगाया 4, ठीक है। F1 अपॉन F2 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, मतलब कि एक फोर्स दूसरे का डबल है, एक फोर्स दूसरे का डबल है। ये क्वेश्चन हमारे निकल के आया और इस तरह का क्वेश्चन 2017 और 2021 में अभी तक आ चुका है, तो हो सकता है कि इस साल भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का जो कि एक मिक्स्ड न्यूमेरिकल के बेसिस पर है, देखते हैं कि एन इलेक्ट्रिक प्रेस इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई एंड ड्रॉज अ करंट ऑफ 6 एम्पियर, कि एक इलेक्ट्रिक करंट जो 220 वोल्ट पे चल रही है जिसमें 6 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो कंडीशन क्या बोली गई, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम, कितनी पावर ली गई। सर बहुत सिंपल है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, दैट इज 220 इंटू 6, 6 और अपना ये 1320 वॉट, ठीक है। कितना आ जाएगा 1320, ये क्वेश्चन खत्म। सेकंड पॉइंट क्या दिया था, एक्सप्लेन व्हाई अर्थिंग इज नेसेसरी फॉर सच अप्लायंसेस, कि इस तरह के अप्लायंसेस में अर्थिंग क्यों जरूरी है, इसको आपको समझाना है और इसके पीछे क्या रीजन है कि हम क्यों अर्थिंग करते हैं, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है और मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा। और यहाँ पर ये सीरीज का हम एंड करते हैं। इन द केस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, किसी में डाउट रह गया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन का नंबर डाल देना कि ये डाउट में रह गया, तो उसका शॉर्ट बनाकर आपके लिए डाल दिया जाएगा बहुत जल्द। तो बने रहिए और देखते रहिए वाइट विकेट।